हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जीके एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है द्वैत शासन। इसमें हम जानेंगे कि द्वैत शासन क्या होता है और ये कहाँ पर लागू हुआ था। तो चलिए जानते हैं। द्वैत शासन, द्वैत का मतलब होता है दो, यानी शासन की शक्तियां दो भागों में बांट दी जाती हैं और उनका कंट्रोल भी अलग अलग हाथों में होता है, तो उसे द्वैत शासन कहते हैं। अब बात करेंगे बंगाल का द्वैत शासन। तो पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो इसमें जो विजयी बनता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। इसमें जो पराजित होते हैं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। इसके बाद क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि में जो मुगल सम्राट होते हैं शाह आलम सेकंड, ये बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहीं से द्वैत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल में जो द्वैत शासन लगता है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगता है। इसमें शासन चलाने की जिम्मेदारी दो भागों में बांट दी जाती है। एक होता है दीवानी, यानी जो दीवानी अधिकार होते हैं वो कंपनी के पास होते हैं, जैसे राजस्व वसूली करना, दीवानी न्याय, सिविल मामले, जमीन से लगान वसूलना, आर्थिक मामलों पर नियंत्रण करना, ये शक्ति जो होती है कंपनी के पास होती है। अब है निजामत या फौजदारी, ये जो अधिकार होते हैं वो नवाब के पास होते हैं। इसमें जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, आपराधिक न्याय, जेल आदि का प्रशासन, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? नवाब के। एक तरह से कह सकते हैं राजस्व और अधिकार कंपनी के पास होते हैं, लेकिन प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो नवाब की होती है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। जैसे कंपनी के पास वास्तविक पावर थी, लेकिन जो जिम्मेदारी थी शासन चलाने की वो नवाब के पास थी। के नाम से मतलब शासन चलता रहा, लेकिन इसके पीछे जो कंट्रोल था वो कंपनी का था। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसको बिना प्रशासनिक खर्च किए अधिकतम आर्थिक लाभ मिलता था। द्वैत शासन को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया और कंपनी ने प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी वो अपने हाथों ले ली। अब बात करेंगे प्रांतों में द्वैत शासन की। प्रांतों में जो द्वैत शासन लगता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन ये लागू कब होता है? 1921 से। इसमें क्या होता है, जो प्रांतीय विषय होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। इसमें आरक्षित विषय जो थे कौन कौन से थे? इसमें पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व, सिंचाई, ये किसके कंट्रोल में थे? गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में थे। अब है सेकंड हस्तांतरित विषय, जिसमें शिक्षा, सार्वजनिक, स्थानीय स्वशासन, कृषि, ये किसके पास थे? भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए थे। अर्थात एक ही प्रांत में शासन की शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें कुछ शक्तियां गवर्नर के पास थी और कुछ शक्तियां मंत्रियों के पास थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। द्वैत शासन से भारतीयों को पहली बार शासन में सीमित भागीदारी मिलती है, मतलब पार्टिसिपेट करने का इसमें मौका मिला, एक तरह से ये कह सकते हैं। इसमें मंत्रियों के पास वास्तविक कार्य तो थे, परंतु जो महत्वपूर्ण विषय थे उन विषयों पर जो कंट्रोल था वो गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर था। इससे प्रांतीय शासन में दोहरी जवाबदेही और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, प्रांतों में द्वैत शासन का जो प्रावधान किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत होता है, लेकिन लागू जो होता है वो 1921 में होता है। सेंटर में द्वैत शासन 1935 का जो एक्ट था, इसके द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाता है और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा केंद्र में भी द्वैत शासन का प्रावधान किया जाता है, परंतु ये ऑल इंडिया फेडरेशन के अंतर्गत लागू होना था, क्योंकि ये जो संघीय व्यवस्था थी वो अस्तित्व में नहीं आ सकी, इसलिए केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जीके एकेडमी में। धन्यवाद।